नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर मिले हैं। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो है वंशागति और विविधता के नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, माने आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। और पिछली क्लास में हमने एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और त्रिसंकर संकरण पढ़ा था। तो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन है क्या, देखिए एक क्वेश्चन है और उसमें है आपका प्रश्न है, निम्नलिखित संयोजनों में कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो पहला है दूसरा है तीसरा है ठीक है, चौथा है ठीक। तो इसमें आपको अच्छे से बताया हमारा जो फॉर्मूला लगता है, देखिए इधर ध्यान से देखिए, जो हमारा फॉर्मूला लगता है वो होता है 2 टू द पावर n, 2 की घात n, ठीक है। तो इसमें कितने विषम युग्मजी जोड़े हैं, कितने हेट्रोजाइगस पेयर हैं, 1 और 1 2। तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, 2 टू द पावर 2 बराबर 4, ठीक है। तो 4 तरीके के युग्मक हम यहां पर देख सकते हैं। अब इसमें कितने विषम युग्मजी जोड़े हैं, 1 2 3, सो 2 की पावर 3, तो 8 तरह के युग्मक बनेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें कितने विषम युग्मजी हैं, 1 2 3 4 5, ये तो सम युग्मजी है ना दोनों। सो 2 की पावर 5 बराबर, या तो 2 की पावर 5 होगा ऑप्शन में, या आपका 32 दिया हुआ होगा, इस तरीके से। और इसमें इस तरह के क्वेश्चन को पहले हल करते हैं। तो एक बड़ा m, इधर से छोटा m, इधर से बड़ा n, इधर से भी बड़ा n, इधर से बड़ा o, इधर से छोटा o। तो कितने विषम युग्मजी जोड़े हैं, 1 और 1 2, तो 2 टू द पावर 2, 2 की घात 2 बराबर 4। तो अब मैंने आपको युग्मक बनाने बताए थे, तो एक क्वेश्चन हम और करेंगे, और वो क्वेश्चन जो है वो देखिए, वो क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है बड़ा ए बड़ा ए, सॉरी, ये कह रहा है बड़ा ए बड़ा ए बड़ा बी, बड़ा ए बड़ा ए बड़ा बी बड़ा बी बड़ा सी तथा
छोटा ए छोटा ए छोटा बी छोटा बी छोटा सी के संकरण के पश्चात F1 पीढ़ी के सदस्य द्वारा कितने प्रकार के और कौन से युग्मक बनेंगे। तो जब इसका और इसका संकरण कराएंगे तो पहले युग्मक हमें यहां भी बनाने पड़ेंगे। तो इसमें विषम युग्मजी जोड़े कितने हैं, एक भी नहीं है, तो 2 की पावर n 2 की पावर 0 बराबर एक तरह का युग्मक ही बनेगा। वो कौन सा होगा, बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी और बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी, हो गया। और यहां पर इसी तरह के एक ही प्रकार के बनेंगे क्योंकि एक भी विषम युग्मजी जोड़ा नहीं है। तो छोटा ए छोटा बी छोटा सी छोटा ए छोटा बी छोटा सी। अब इसको हम क्रॉस कर लेंगे फोग लाइन विधि से, तो इसको इससे करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी छोटा सी। इसको इससे करेंगे तब भी बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी छोटा सी। इसको इससे करेंगे बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी छोटा सी। और इसको इससे करेंगे बड़ा बी बड़ा सी छोटा सी। ऐसे आ गए। तो ये कौन सी पीढ़ी आ गई, ये आ गई F1 पीढ़ी, ये थी आपकी जनक पीढ़ी। अब इनका हमें स्वनिषेचन कराना है। तो इसमें जब आप युग्मक देखेंगे तो इसमें कितने विषम युग्मजी जोड़े हैं, 1 2 3 है, 3। तो 2 की घात n बराबर 2 की पावर 3 बराबर 8। इसमें 8 तरह के युग्मक बनेंगे। और युग्मक कैसे बनेंगे, मैंने आपको बताया था हर युग्मक में हर जीन का एक एलील होता है, एक युग्मक विकल्पी होता है। तो इसमें सबसे पहले 1 2 3 इस तरीके से लेते हैं, बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी। दूसरा युग्मक क्या होगा, बड़ा ए बड़ा बी छोटा सी। फिर क्या होगा, बड़ा ए छोटा बी बड़ा सी। फिर क्या होगा, बड़ा ए छोटा बी छोटा सी। तो 4 तो बन गए, 8 बनने ना, 4 तो बन गए बड़े ए के साथ, और यही चारों बन जाएंगे छोटे ए के साथ। छोटा ए बड़ा बी बड़ा सी, छोटा ए बड़ा बी छोटा सी, छोटा ए छोटा बी बड़ा सी, और छोटा ए छोटा बी छोटा सी। इस तरीके से तो 8 युग्मक ये बन गए, 8 युग्मक उधर बन जाएंगे। तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, 8। तो ये त्रिसंकर संकरण है। तो 8 × 8 64, आपको पता है ना, फिर कितने वाला डब्बा बनेगा, 64 वाला। तो इस तरीके से इस तरीके के सवाल किए जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने मॉड्यूल में देखकर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए इसके। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल के नियम व सिद्धांत। देखिए, मेंडल की परिकल्पनाएं व सिद्धांत, इसको कहते हैं पोस्टुलेट्स एंड लॉज ऑफ मेंडल। पोस्टुलेट्स एंड लॉज ऑफ मेंडल। वास्तव में मेंडल ने 4 परिकल्पनाएं दी थी। आप ध्यान से सुनना, मैं आपको डेफिनेशन लिखकर नहीं समझाऊंगा, वो आप लिख सकते हैं। सबसे पहला जो परिकल्पना थी वो थी युग्मित इकाई कारकों का नियम। परिकल्पना नंबर 1, युग्मित मतलब जोड़े में, युग्मित इकाई कारकों का नियम। माने लॉ ऑफ यूनिट
लॉ ऑफ यूनिट पेयर एलील्स। इसे परिकल्पना क्यों कहते हैं बेटा? परिकल्पना वो तथ्य होता है जो या तो सिद्ध नहीं हो पाता, और अगर सिद्ध हो गया तो वो खंडित हो जाता है। तो इस नियम के अनुसार मेंडल ने कहा था कि कोई भी लक्षण या कोई भी जीन जो है वो दो इकाई कारकों द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, और उन इकाई कारकों को हम क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी, माने एलील। तो जैसे कोई भी जो लक्षण है तो वो केवल दो ही एलील्स द्वारा निर्धारित होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पौधे की लंबाई, क्योंकि मेंडल मानते थे कि जो पौधे की लंबाई है वो केवल दो ही युग्म विकल्पियों द्वारा निर्धारित की जा सकती है, या तो बड़ा टी या फिर छोटा टी, है ना। तो इसको कहते हैं युग्मित इकाई कारकों का नियम। और इन्होंने कहा था ये जो युग्म विकल्पी हैं ये मिलकर तीन तरीके के संयोजन बना सकते हैं। आपने दो तरीके के पढ़े हैं, मैं आपको एक और बताऊंगा। जो पहला संयोजन है उसको हम कहते हैं समयुग्मजी। समयुग्मजी माने होमोजाइगस। समयुग्मजी संयोजन में दोनों जो युग्म विकल्पी होते हैं या दोनों जो एलील होते हैं वो एक समान होते हैं, और ये जो एलील होते हैं ये समजात गुणसूत्रों पर एक ही जीन बिंदु, एक ही स्थान पे होते हैं। तो इसका उदाहरण है या तो बड़ा टी या फिर छोटा टी। याद रहेगा? तो इसको कहते हैं समयुग्मजी। दूसरा होता है बेटा, उसे कहते हैं विषम युग्मजी। नंबर बी, विषम युग्मजी माने हीट्रोजाइगस। और इसमें जो दोनों युग्म विकल्पी होते हैं वो विप्रयासी होते हैं, वो ऑपोजिट होते हैं, वो कंट्रास्टिंग होते हैं, जैसे एक बड़ा टी और एक छोटा टी। तो आपने ये दो तो पढ़े हुए होंगे। एक और अवस्था मिलती है जिसको हम कहते हैं अर्ध युग्मजी। अर्ध युग्मजी माने हेमीजाइगस। हेमीजाइगस बेटा जो अर्धवृत्त होता है, सेमी सर्कल मतलब आधा, तो ये जो अवस्था होती है, इस पर मैं स्टार बना रहा हूं ये केवल अगुणित कोशिकाओं यानी युग्मकों में होती है। ठीक है, अगुणित या फिर अगुणित कोशिकाओं या युग्मकों में होती है, और इसमें एक जीन में एक ही युग्म विकल्पी पाया जाता है, या तो बड़ा टी या फिर छोटा टी। समझ में आया? तो ये क्या है? यह है युग्मित इकाई कारकों का नियम। ये परिकल्पना क्यों रह गई? क्योंकि ये जैसे ही आई इसका खंडन आ गया, और इसका खंडन किसने किया? यहां पर लिख दे रहे हैं, खंडन या अपवाद। इसका खंडन या अपवाद करने वाला जो संकल्पना थी वो थी मल्टीपल अलीलिज्म, माने बहुयुग्म विकल्पता। बहुयुग्म विकल्पता बेटा, ये जो बहुयुग्म विकल्पता है या जिसको हम मल्टीपल अलीलिज्म कहते हैं, ये हम अगली क्लास से शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास से, जिसमें हम पश्च मेंडलवाद शुरू करेंगे। ठीक है, मल्टीपल अलीलिज्म। जैसे इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है मनुष्य का रक्त समूह। तो एक वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने कहा था मनुष्य का रक्त समूह केवल दो युग्म विकल्पियों से नहीं निर्धारित होता, वो दो से ज्यादा युग्म विकल्पियों से भी निर्धारित हो सकता है, जैसे IA, IB तथा IO। और इस IO को छोटा IB कहकर हम बुलाते हैं। समझ में आया? तो इसलिए खंडित हो गया था, इसलिए ये सिद्धांत नहीं कहलाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी परिकल्पना वो थी प्रभाविता का नियम। परिकल्पना नंबर 2, प्रभाविता का नियम माने लॉ ऑफ डोमिनेंस।
ये नियम कहता है कि जब एक शुद्ध प्रभावी लक्षण वाले पौधे का संकरण एक शुद्ध अप्रभावी पौधे लक्षण वाले पौधे से कराया जाता है, तो शुद्ध प्रभावी हमारा हो गया बड़ा टी, ये मैं आपको कल एक संकर संकरण में बता चुका हूं, और ये हो गया हमारा शुद्ध अप्रभावी माने बौना लक्षण। तो आपको अच्छे से पता है ये आपकी जनक पीढ़ी है, पेरेंट जनरेशन, और जब आप इसमें क्रॉस करते हो, क्रॉस करना मैंने आपको कल की क्लास में सिखा दिया था, तो F1 में माने प्रथम संतति पीढ़ी में सारे के सारे जो पौधे होंगे वो कैसे होंगे, लंबे, F1, और यहां पर मैंने लिख दिया सभी लंबे पादप, सभी लंबे पौधे होंगे। तो इसको हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। एक संकर जीव में जहां पर एक युग्म विकल्पी के दोनों विप्रयासी रूप उपस्थित हैं, वहां पर केवल वह युग्म विकल्पी जो अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रकट कर पाएगा, इसको हम कहते हैं प्रभावी युग्म विकल्पी। क्या कहते हैं, प्रभावी युग्म विकल्पी, यानी डोमिनेंट एलील। ये क्या है, प्रभावी युग्म विकल्पी माने डोमिनेंट एलील। और जो युग्म विकल्पी अपने आप को प्रकट करने में असमर्थ होता है उसको कहते हैं अप्रभावी युग्म विकल्पी माने रिसेसिव एलील। अप्रभावी युग्म विकल्पी माने रिसेसिव एलील। और वो था प्रभावी युग्म विकल्पी माने डोमिनेंट एलील। अब समझ में आया, एक संकर जीव में जहां पर एक जीन के दोनों विप्रयासी युग्म विकल्पी उपस्थित होते हैं, तो वह युग्म विकल्पी जो अपना प्रभाव F1 पीढ़ी में प्रकट कर पाए उसे कहते हैं प्रभावी युग्म विकल्पी। ये कैसा जीव था, लंबा। ये कैसा था, बौना। F1 में कैसे आए, लंबे। तो ये कहलाएगा प्रभावी युग्म विकल्पी। और दूसरा युग्म विकल्पी जो पहले की उपस्थिति में अपने प्रभाव को नहीं दर्शा पाता है और दब जाता है, उसे कहते हैं अप्रभावी युग्म विकल्पी माने रिसेसिव एलील। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक संकर संकरण की F1 पीढ़ी से हम प्रभाविता के नियम को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसका भी खंडन हो गया, और खंडन किसने किया है वो हम लिखते हैं। खंडन किसके द्वारा हुआ, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता माने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सह प्रभाविता। ये हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। सह प्रभाविता माने कोडोमिनेंस। ये इसके अपवाद हैं या फिर इन्होंने इसको खंडन किया। ठीक है, तो यह है आपकी परिकल्पना 2 माने प्रभाविता का नियम। अब हम चलते हैं परिकल्पना 3 पर, उसका नाम है पृथक्करण का नियम। परिकल्पना नंबर 3 जो है पृथक्करण का नियम माने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो परिकल्पना है ये एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी से, ये तो F1 है प्रथम संतति पीढ़ी, वो F2 पीढ़ी से आप उसको आराम से दर्शा सकते हैं। इसके और भी कई नाम हैं। इसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी के नाम से भी जान सकते हैं। अन्य नाम युग्मकों की
शुद्धता का नियम, माने लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, या फिर युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी क्या होते हैं? एलील। युग्म विकल्पियों के अमिश्रण का नियम। युग्म विकल्पियों के अमिश्रण का नियम। बेटा ये नियम कहता है कि जो युग्म विकल्पी होते हैं, जो एलील्स होते हैं, वो शुद्ध होते हैं, उनका व्यक्तित्व विशिष्ट होता है। जैसे ये बेचारा जो अप्रभावी एलील है, अप्रभावी युग्म विकल्पी है, ये बेचारा दब गया है ना, और दब के ये अपने आप को यहां प्रकट नहीं कर पाया। लेकिन कब तक? अब जब F1 पीढ़ी के 2 सदस्यों का स्वसंकरण होगा, माने ऐसे बड़ा टी छोटा टी इंटू बड़ा टी छोटा टी, यहां हम F1 लिख दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? F1। तो युग्मक बनाना मैंने आपको कल बता दिया था। जब इनमें निषेचन होगा तो संतानों के आने की संभावना क्या होगी? बड़ा टी बड़ा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी और छोटा टी छोटा टी। तो ये हो गया F2। ठीक है। अब ये जो बड़ा टी है, ये है लंबा। ये जो दो ये हैं, ये भी लंबे हैं, लेकिन ये कैसे लंबे हैं? संकर लंबे। मतलब फिलहाल ये लंबा नहीं है, लेकिन ये वाला जो है ये है बौना, और बौने में भी कैसा? शुद्ध बौना। तो बेचारा कब तक दब के रहेगा, है ना? एक ना एक दिन तो प्रकट होगा। तो इस नियम के अनुसार जो एक जीन के 2 कारक होते हैं, या जो 2 युग्म विकल्पी होते हैं, वो किसी पीढ़ी में, किसी जीव में एक साथ रह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिश्रित नहीं होते, एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, और अपने व्यक्तित्व को विशिष्ट रखते हैं, अलग रखते हैं। और ये दोनों युग्मक जनन के समय पृथक होते हैं। और कैसे पृथक होते हैं ये आपको पता है। कब पृथक होते हैं? कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में, पश्चावस्था में। याद आया? देखो कैसे हमने कोशिका विभाजन में ऐसे 2 तारककाय बनाए थे। याद आ गया? तारककाय बनाए हुए हैं, और ये हमने बनाया था तर्कु तंतु, माने स्पिंडल अपरेटस। कुछ याद आया आपको? और यहां पर हमने मेटाफेसिक प्लेट, माने मध्यावस्था पट्टिका पर गुणसूत्र को व्यवस्थित किया था। कैसे किया था? इस तरीके से। तो इस गुणसूत्र में अगर यहां पर बड़ा टी है और यहां पर छोटा टी है, तो आपको पता है सेंट्रोमियर कैसे टूटता है? इस तरीके से टूट जाता है। तो ये बड़ा टी ऊपर चला जाएगा, छोटा टी नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये युग्मक जनन के समय पृथक होते हैं, और युग्मकों में अलग अलग तरीके से वितरित हो जाते हैं, और अपने ही तरीके के ये छोटा टी इस छोटे टी के साथ मिलकर अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट कर लेता है। तो इसको हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। एक बार और सुने, एक ही जीन के दोनों कारक, माने दोनों युग्म विकल्पी एक पीढ़ी में, एक जीव में एक साथ उपस्थित होते हैं, लेकिन मिश्रित नहीं होते, अपने व्यक्तित्व को विशिष्ट रखते हैं, युग्मक जनन के समय एक दूसरे से पृथक होते हैं, अलग अलग युग्मकों में वितरित होते हैं, और अपनी तरह के युग्म विकल्पी के साथ मिश्रित होकर शुद्ध रूप में अपने आप को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। यह है पृथक्करण का नियम। और ऐसा कहा जाता है कि इस पृथक्करण के नियम का कोई भी सॉलिड, कोई भी ठोस अपवाद नहीं है। यह मात्र एक ऐसा नियम है जिसका कोई भी अपवाद नहीं है। और यह नियम आप किससे सिद्ध करते हो? एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी से, एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी से। और क्या अनुपात है जो इस नियम को सिद्ध करता है? वो है 3:1, 3 लंबे और 1 बौना। तो बौने सदस्य का आना
एक संकर संकरण को क्या करता है, पुष्ट करता है, इसकी पृथक्करण के नियम की पुष्टि करता है। ठीक है, अब यही कारण है कि देखो ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूं ये किसी धर्म के लिए या किसी धर्म को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। इसलिए कहते हैं कि एक परिवार में शादियां नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कुछ धर्मों में कुछ जगहों पर ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे घर की ही चाचा की, ताऊ की, मामा की बच्चों से शादी हो जाती है, तो इसलिए ऐसा होता है। देखिए, क्योंकि ये जो चारों हैं ये एक ही परिवार के हैं, है ना, तो इनमें से दो की आपने निषेचन करा दिया। ये तो पौधे हैं, पौधों में आप करा सकते हो। तो इसमें चार में से एक संभावना है ना कि ये अप्रभावी लक्षण आया है। अप्रभावी लक्षण माने घटिया लक्षण। तो ये अगर मनुष्य और जंतु के केस में होता है तो रोगी संतानों की संख्या आने की संभावना हो सकती है। हर बार 25%, चार में से एक ना, हर बार 25% चांस होता है कि एक घटिया लक्षण युक्त संतान उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो यही कारण है कि हमारे बायोलॉजी में, हमारे जीव विज्ञान में अंतर संबंधी विवाह माने कंसेजिनस मैरिजेस माने कजन्स के बीच में शादियां नहीं होती। आप इसमें नहीं जाइएगा, हमारे देश में इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो उसमें कजिन्स में शादियां हो जाती हैं। ऐसे ही अगर आप दक्षिण भारत में जाते हैं, तमिलनाडु में, केरला में, वहाँ हिंदुओं में भी कुछ कजिन्स में शादियां हो जाती हैं। जैसे मामा और बुआ के बच्चे आपस में शादी कर सकते हैं। ये बायोलॉजिकली एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, आपके धर्म में एक्सेप्टेड है, आप कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी में एक्सेप्टेड नहीं है। अगर आप उत्तर भारत में जाते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो शायद आपको पता होगा कि नॉर्थ इंडिया में गोत्र सिस्टम होता है, गोत्र, है ना। तो इसमें क्या होता है, लड़का और लड़की के परिवार का जो गोत्र है वो मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो एक ही गोत्र वाले परिवार होते हैं उनके बच्चे ऊपर वाली पीढ़ियों में जाओ तो वो भाई बहन लगते हैं। तो इसलिए शादी करने के लिए कुछ गोत्रों को छोड़ा जाता है, दो दो गोत्र को छोड़ के शादी करते हैं ताकि रोग युक्त घटिया संतानें उत्पन्न होने की संभावना ही चली जाए। ठीक है, तो ये है आपका पृथक्करण का नियम, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है अंतर संबंधी विवाह। ठीक, तो ये थी आपकी 3 परिकल्पनाएं, जिसमें से ये जो कार्ल कॉरेंस वगैरह हैं उन्होंने परिकल्पना 3 को पहला सिद्धांत माना, क्योंकि ये दोनों तो पूरी तरीके से खंडित हो गए थे। ठीक है, अब जो आखिरी सिद्धांत है उसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए, हम चलते हैं चौथे सिद्धांत की तरफ। तो परिकल्पना नंबर 4, इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, माने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसको दूसरा सिद्धांत माना जाता है कार्ल कॉरेंस के द्वारा। ठीक है, अच्छा, ये जो सिद्धांत है ये द्विसंकर संकरण से ही समझाया जा सकता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस से। अब जैसे एक छोटी सी बात है, इसमें कहते हैं कि अगर 2 जीन्स, द्विसंकर संकरण में क्या था, YYRR, ये पीला रंग था, ये गोल आकार था, ठीक है, बीच का। तो ये और ये, अगर इन पौधों का संकरण हुआ है तो आपको पता है हमने कल द्विसंकर संकरण पढ़ा था, तो इसमें जो F1 संतति है, जो F1 संतान है, वो कैसी होंगी, बड़ा Y छोटा y बड़ा R छोटा r, बड़ा Y छोटा y बड़ा R छोटा r, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। तो ये हो गई आपकी F1 पीढ़ी। तो ये सिद्धांत कहता है कि यदि 2 जीन्स या 2 लक्षण एक साथ
हम उनकी बात कर रहे हैं, तो एक तो ये बड़ा वाई है पीला रंग, और ये बड़ा आर है बीज की गोल आकृति। जब इसका निषेचन हरे रंग के बीज और झुर्रीदार बीज वाले पौधे से हो रहा है, तो F1 पीढ़ी में तो सभी पीले और गोल वाले आएंगे, माने प्रभाविता का नियम सिद्ध होगा। लेकिन ये कहते हैं कि ये जो दोनों युग्म विकल्पी हैं या ये दोनों जो जीन हैं, ये एक दूसरे के साथ क्रिया नहीं करते, कोई नया लक्षण उत्पन्न नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि Y और R मिलकर एक नया लक्षण दे दें, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों के दोनों जीन्स अपनी व्यक्तित्व को अलग रखते हैं और ये यादृच्छिक रूप से पृथक होकर युग्मक जनन के टाइम अपने युग्मक बनाते हैं। और आपको पता है इसको इससे हम संकरित कराएंगे तो कितने तरह के जीव बनेंगे, इसमें 16 यादृच्छिक संयोजन बनने की उम्मीद है। यादृच्छिक संयोजन माने रैंडम कॉम्बिनेशंस, और यहां पर जो समलक्षणीय अनुपात आएगा, समलक्षणीय अनुपात वो क्या होगा, हम कल ही पढ़कर चुके हैं, वो होगा 9:3:3:1। और इस तरह की संतानों में जनकीय संयोजन और पुनर्योगज संयोजन उत्पन्न होंगे। तो ये जो है 9+1, ये कैसा संयोजन है, ये है जनकीय संयोजन। जनकीय संयोजन ये हमने कल क्रॉस किया था तो आपको बताया था, माने पेरेंटल टाइप्स। और ये जनक पीढ़ी में नहीं थे, तो ये थे पुनर्योगज संयोजन, माने रिकॉम्बिनेंट टाइप्स। तो यह है स्वतंत्र अपव्यूहन कि एक जीन पूरा का पूरा दूसरे जीन से अपने प्रदर्शन में स्वतंत्र रहता है, दोनों एक दूसरे से मिश्रित होकर कोई नया लक्षण नहीं उत्पन्न करते हैं, और ये स्वतंत्रता पूर्वक युग्मक जनन के समय पृथक होते हैं, और F2 पीढ़ी में जनकीय और मतलब जनकीय माने पैतृक और पुनर्योगज संयोजन प्रकट करते हैं। ठीक है, अच्छा आपको अच्छे से ध्यान है, वैसे तो इसका कोई वो नहीं है, ज़्यादा अपवाद नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो अपवाद आता है वो है सहलग्नता का सिद्धांत। सहलग्नता का सिद्धांत माने लॉ ऑफ लिंकेज। लॉ ऑफ लिंकेज देखो, मैं आपको, आप अपनी टेबल उठा के देखना, जो हमने मेंडल के 7 लक्षणों का चयन किया था, चयन जो थे उसमें ये जो है पीला रंग वाला जो है ये गुणसूत्र संख्या 1 पर था और ये गुणसूत्र संख्या 7 पे था। क्योंकि ये अलग अलग गुणसूत्रों पे थे तो इसलिए इन्होंने आसानी से स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का पालन किया था। ठीक है, लेकिन अगर ये एक ही गुणसूत्र पर होते और पास पास होते तो इसमें क्या हो जाती, सहलग्नता। तब ये अनुपात नहीं आता, तब अनुपात आता 3:1। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम सहलग्नता पढ़ेंगे। तो इसका एकमात्र अपवाद है। अच्छा, मेंडल ने ये सिद्धांत इसलिए दे दिए थे क्योंकि जिन लक्षणों का उन्होंने अध्ययन किया था उनमें सहलग्नता नहीं थी, वो बहुत दूर दूर स्थित थे गुणसूत्र पर। तो ये कंसेप्ट आपका कहाँ क्लियर होगा, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा जब हम पढ़ेंगे सहलग्नता। ठीक है, तो बेटा ये है देखिए, ये है मेंडल की, ध्यान दीजिए, ये है मेंडल की परिकल्पनाएं और सिद्धांत। पहली परिकल्पना युग्मित इकाई कारकों का नियम, जिसका अपवाद है युग्म विकल्पता। दूसरा है परिकल्पना 2 प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसका खंडन किया था अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता ने। परिकल्पना 3 पृथक्करण का नियम, इस पृथक्करण के नियम का कोई अपवाद नहीं है। हाँ, गलती से अगर गुणसूत्र पृथक नहीं होते, ये तो बीमारी है, उसको कहते हैं अपृथक्करण,
नॉन डिसजंक्शन, जिसके कारण जंतुओं में क्या हो जाती है, जंतुओं में हो जाती है एन्यूप्लॉइडी, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम हो सकता है बच्चे में, पटाओ सिंड्रोम हो सकता है, एडवर्ड सिंड्रोम हो सकता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है। वो हम इसी चैप्टर में सिंड्रोम्स में पढ़ेंगे। लेकिन वो तो क्या है, वो असमानता है, तो वो जनरल अपवाद में नहीं आता। और परिकल्पना 4 जो है, देखिए यह है स्वतंत्र अवयवन का नियम, इसमें इसका अपवाद है सहलग्नता माने लिंकेज। तो आज हमने मेंडलवाद के चारों परिकल्पनाएं पढ़ ली हैं, और इसमें से अब सिद्धांत कितने माने जाते हैं, 2, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयूहन का नियम। अब मेंडल ने और भी कई संकरण करे थे, जैसे करा था संकर पूर्वज संकरण, जिसको हम कहते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। और उन्होंने किया था व्युत्क्रम संकरण, जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। इन्होंने किया था परीक्षार्थ संकरण, जिसको आप कहते हैं टेस्ट क्रॉस, और आउट संकरण। ये चारों संकरण हम कल की क्लास में करेंगे, और संकरण के ऊपर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे पश्च मेंडलवाद, पोस्ट मेंडलिज्म, जिसमें हम बहुयुग्म विकल्पता, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और वो सब पढ़ेंगे, संपूरक जीन्स, पूरक जीन्स, है ना, द्विक जीन्स, वो सब। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस आप करना शुरू कर सकते हैं, बाकी हम कल की क्लास कर लें तो आप और क्रॉस पे अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। कोई डाउट्स हो आप नीचे बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उन डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपका दिन शुभ हो और आपका सिलेक्शन नीट में हो, इसी कामनाओं के साथ नमस्कार।